Introduction. Many new dynasties emerged after the 7th century. The major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between the 7th एंड 12th सेंचुरी। तो हम देखेंगे कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 7th सेंचुरी और 12th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे डायनेस्टी इमर्ज हुए थे। मेजर किंगडम्स 7-12th सेंचुरी कौन कौन था? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालाज, चोलाज एंड चामांस। इट इज आल्सो कॉल्ड चौहान। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द डायनेस्टीज। तो ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है, पाल्स हैं, चोलाज हैं और चौहान्स हैं। द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। तो ये जो नए वंश थे, जो नए डायनेस्टी थे, इनका उदय कैसे हुआ, ये लोग किधर, कौन से एरिया में इनका उदय हुआ, कौन से एरिया में इमर्ज हुए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाय द 7th century there were big landlords or various chiefs in different regions of the subcontinent. Existing kings often acknowledged them as their subordinates or सामंत। जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उनके साथ जो उनके चीफ थे, वो लोग क्या किए कि जो उस एरिया का लैंड था उसके ऊपर उन्होंने अपना अधिकार करके और वहाँ पे एज ए उनके सबऑर्डिनेट डेवलप हुए और जिसको हम सामंत कहते हैं। एज सामंत्स गेन पावर एंड वेल्थ। जो सामंत है उन्होंने पावर गेन किया, वेल्थ यानी बहुत सारे धन इकट्ठा कर लिए। दे वर डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंत, और वो सामंत से महासामंत बन गए। Mahamandaleshwar, the great lord of a circle or a region, and so on. Sometimes they asserted their independence from their overlords. अब वो धीरे धीरे सामंत से महासामंत बन गए, महासामंत से महामंडलेश्वर बन गए, और महामंडलेश्वर बनने के बाद बहुत सारे ऐसे जगह पे ऐसे हुआ कि वो अपने आप को, जो उस एरिया के किंग थे, जो उस एरिया के राजा थे, उससे भी अलग होके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए। वंस सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन द डेक्कन। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। इन द मिड 8th century दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट चीफ overthrew his Chalukya overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha, लिटरली द गोल्डन बॉम्ब। तो इसमें आप देखो कैसे जो सामंत थे अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिए, अपने आप को अपने राजा से स्वतंत्र घोषित कर दिए। और उसका ही एक एग्जाम्पल है राष्ट्रकूट, जो डेक्कन में कौन सा एरिया आता है? महाराष्ट्र आता है, और जो साउथ वेस्ट के जो एरिया हैं वो सब डेक्कन में आते हैं। तो ये जो चालुक्य है, जो कर्नाटक का किंग था, जो लैंडलॉर्ड था चालुक्य, उसके अधीन में राष्ट्रकूट थे। बट धीरे धीरे इनके पास जैसे ही टाइम मिला, जैसे दंतीदुर्ग एक राष्ट्रकूट चीफ था, उसने क्या किया, जो चालुक्य के ओवरलॉर्ड थे, जो राजा थे, उनको हटा दिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करके और एक रिचुअल परफॉर्म कराया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। यानी उसके बाद उस एरिया का जो किंग है, उस एरिया का जो लैंडलॉर्ड है, वो राष्ट्रकूट बन गया। तो इसमें देखा जाए कि कैसे सामंत जो है महासामंत बनता है, महासामंत बनने के बाद अपने ही राजा को अपदस्थ करके और अपने किंगडम को इस्टॉब्लिश करता है। एलोरा शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन, इट इज़ ए वर्क ऑफ द राष्ट्रकूट पीरियड। जो एलोरा है वो विष्णु, एलोरा अगर आप एक एलोरा टेम्पल की बात करें तो एलोरा इसमें विष्णु का टेम्पल है, जिसमें इनको एज ए नरसिंह के अवतार के रूप में दिखाया गया है। ये किसने बनवाया है? वर्क ऑफ द राष्ट्रकूट पीरियड। जो राष्ट्रकूट जिस समय थे हिस्ट्री में, उस समय एलोरा बनाया गया था। और एलोरा टेम्पल बनाने में तो एक एग्ज़ाम में आपके आ सकता है कि एलोरा टेम्पल कौन से डायनेस्टी ने बनाया था? तो वो बनाया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। अब हमने देखा कि
जो उस समय थे कौन कौन से मेन थे, चालुक्य थे, चोलास थे, पाल थे। अब इनका एक एक करके एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कि उनका जो राज्य का कामकाज कैसे चलता था, कैसे वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे, कैसे सोसाइटी में वो अपना कंट्रोल रखते थे, कैसे ट्रांसपोर्टेशन करते थे, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। Many of these new kings adopted high sounding titles such as Maharaja Dhiraj, a great king, overlord of kings, त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स। तो आप इसमें देखो कि इन्होंने क्या किया, अपने आप को जैसे राजा बनने के बाद अपने नाम के आगे नई नई उपाधियां जोड़ना शुरू कर दिए, जैसे महाराजा धीराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती। त्रिभुवन चक्रवर्ती का मतलब लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड्स, ठीक है। इन ईच ऑफ दीज स्टेट्स रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, दैट इज peasants, कैटल कीपर्स एंड आर्टिसियन। एक तो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, अपना डोमिनेशन करने के लिए नए नए उपाधियां धारण करते थे। दूसरा, अपने राज्य का काम चलाने के लिए वो रिसोर्सेज कहाँ से इकट्ठा करते थे, या तो पीजेंट से, या तो किसान से करते थे, या तो कैटल कीपर्स जो चरवाहे लोग थे उनसे करते थे, जो आर्टिसियन जो काम करने वाले लोग थे उनसे वो रेवेन्यू इकट्ठा करते थे। द रेवेन्यू वॉज आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स। और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू किसको बोलते हैं, मनी, पैसा। जैसे जो पैसा कलेक्ट करते थे वो ट्रेडर से करते थे, जो उस समय के व्यापारी लोग थे उनसे वो लोग उनके ऊपर टैक्सेस लगा के उनसे पैसा लेते थे और अपने राज्य का कामकाज देखते थे। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलाज हु रूल्ड इन तमिलनाडु। दो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो चोलाज थे वो कहाँ रूल करते थे, तमिलनाडु में। रिफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। तो जो चोलाज थे वो अपने किंगडम में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 400 के करीब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस इम्पोज करके रखे हुए थे। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेटी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स का नाम क्या था, वेटी। लिखा है ना, वेटी, VETTI। टेकन नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। ये वेटी जो टैक्स था वो पैसे के रूप में नहीं लिया जाता था, बल्कि उसके बदले में लेबर से काम करवाया जाता था, और लैंड रेवेन्यू, या तो लैंड के ऊपर रेवेन्यू लिया जाता था, उसको वेटी कहा जाता था। देयर वर आल्सो टैक्सेस ऑन द दैट the thatching the house, the use of ladder to climb palm trees as cess on a succession to the फैमिली प्रॉपर्टी। और उस समय भी जब सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, इसका मीनिंग होता है जब फैमिली में मान लीजिए फादर एक्सपायर कर गए तो उसके बच्चे को जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती थी तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। वो टैक्स चोलास तमिलनाडु एरिया में कलेक्ट करते थे। These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts। और जो पैसे इकट्ठा करते थे वो कहाँ पे यूज करते थे, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, मंदिर बनवाने में, फोर्ट्स, किला बनवाने में, ठीक है, अपने किंगडम को इस्टेब्लिश करने के लिए ये सब सारे मनी यूज होते थे। दे वर आल्सो यूज टू फाइट वार्स। और जब युद्ध लड़ते थे दूसरे राजा के साथ तो उसमें भी ये पैसों का यूज होता था, विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस टू द लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स। तो आपने इसमें देखा कि कैसे जो वहाँ के राजा थे अपने राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, और उस एडमिनिस्ट्रेशन में वो ये देखते थे कि कहाँ से पैसे लेना है और किसके साथ वार करना है, और अपने फोर्ट को कैसे स्ट्रांग करना है, टेम्पल कहाँ बनवाना है, वो सब सारी चीज़ें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने शामिल किया हुआ था। अब प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट, ये प्रशस्ति क्या होती है और लैंड ग्रांट्स क्या होता है, जिसको हिंदी में लैंड, देखो प्रशस्ति तो हिंदी वर्ड ही है ऑलरेडी, और लैंड ग्रांट्स क्या है, जिसको बोलते हैं
भूम अनुदान यानी किसी को भूम दान में देने को ही लैंड ग्रांट्स बोला जाता था। तो प्रशस्ति कंटेन डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। तो सबसे पहले बात लिखी हुई हिस्ट्री में कि जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति क्या होता है कि किसी भी स्टोन के ऊपर या किसी मेटल्स के ऊपर राजा द्वारा लिखवाई हुई एक डॉक्यूमेंट होती थी। जैसे मान लो कोई किंग है तो अपने बारे में कोई बात लिखवाना चाहता है तो प्रशस्ति पे लिखवा देता था। और वो प्रशस्ति कब मिला, जब आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विभाग जब उसका खुदाई करता है तो उसमें से निकलता है, और उस प्रशस्ति से हमको बहुत सारे हिस्ट्री के सोर्सेज मिलते हैं कि उस समय कौन किंग था, क्या उनकी प्रथाएं थी, क्या ट्रेडिशन था, उससे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उसी को हम बोलते हैं प्रशस्ति। बट प्रशस्ति के बारे में ये बोला गया है कि ये जरूरी नहीं है कि प्रशस्ति की जो बातें लिखी हुई है वो सब सही है, क्योंकि राजा हो सकता है अपनी बड़ाई करने में दूसरे के ऊपर प्रेशर डाल के भी अपनी प्रशस्ति लिखवा सकता था। वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। But they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors for example। उस देखिए जो भी प्रशस्ति है उसमें रूलर्स अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। उसमें ये दिखाता है कि वो बहुत बहादुर है, वो बहुत विक्टोरियस है, मतलब किसी से हारने वाला नहीं था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत, तो अपनी सिर्फ बड़ाई किया हुआ प्रशस्ति में। तो ये जरूरी नहीं है कि वो प्रशस्ति सही हो। These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration। और ये प्रशस्ति किससे लिखा जाता था? किसी विद्वान ब्राह्मण से लिखवाते थे जिनको खूब पढ़ना लिखना आता था और उनके पास बहुत से शब्द होते थे जो राजा की बड़ाई में यूज किया जाता था। वन प्रशस्ति रिटेन इन संस्कृत एंड फाउंड इन ग्वालियर। तो एक प्रशस्ति का एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें कि एक प्रशस्ति संस्कृत में लिखा हुआ था। तो ये देखिए जो भी प्रशस्ति था हिस्ट्री में, जो भी प्रशस्ति है या तो संस्कृत में मिलता है या तो वो मिलता है इसमें, या तो अरबी में मिलता है या तो फारसी में मिलता है। तो ये जो जो जिस समय जो भाषाएं यूज होती थी, जो लैंग्वेज यूज होता था, उस लैंग्वेज में प्रशस्ति मिलती है। बाद में जब अंग्रेज आ गए तो उनके लिए प्रशस्ति लिखवाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय पेपर का विकास हो चुका था, पेपर का इन्वेंशन हो चुका था। तो उस समय सारी चीज़ें लिखनी शुरू हो गई थी। इवन मुगल एम्पायर है उस समय से ही हिस्ट्री लिखनी शुरू हो गई थी, तो प्रशस्ति लिखवाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। ये प्रशस्ति तब लिखवाते थे जब हमारे पास कोई साधन नहीं था कि किस पे लिखा जाए और कहाँ पे उसको बहुत दिन तक कंजर्व करके रखा जा सकता है, संरक्षित करके रखा जाता था। तो एक एग्जाम्पल है कि वन प्रशस्ति रिटेन इन संस्कृत फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट और प्रतिहार किंग। तो ये जो प्रतिहार किंग था, प्रतिहार किंग किधर के थे? ये लोग थे प्रतिहार लोग, मध्य प्रदेश में भी थे प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहार वहाँ पे थे, राजस्थान में थे। तो यहाँ पे देखा हुआ है कि जो ग्वालियर जो सिटी है जो मध्य प्रदेश स्टेट में आता है, वहाँ पे एक प्रशस्ति मिला जो संस्कृत में लिखा हुआ है, और उसके में ये लिखा हुआ है कि नागभट्ट का जो एक्सप्लॉइट्स करता है, जो एक्सप्लॉइटेशन करता है, उसके बारे में, उस प्रशस्ति के बारे में लिखा हुआ है। तो आपने इसमें देखा कि प्रशस्ति क्या होता है और प्रशस्ति के बारे में, प्रशस्ति के ऊपर किसके बारे में लिखा होता है, क्या लिखा होता है। थैंक यू वेरी मच। अब अगला क्लास लूँगा, जब अगला क्लास लूँगा तो इसके आगे का टॉपिक पढ़ाना शुरू होगा। थैंक यू वेरी मच।